राही पकड़ेगी रजनी की चोरी। क्या चौल के पेपर साइन करने से रोक पाएगी राही? जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस निर्णायक पल से जब पूर्वी छाया चौल के आंगन में सभी चौलवासी जमा होते हैं और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही होती है। उसी बीच रजनी देसाई आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ वहां पहुंचती है और सबके सामने ऊंची आवाज में अनुपमा से कहती है, अनु, ये रहे चौल के लीगल पेपर्स। ये वही कागजात हैं जिन पर अगर तुम और बाकी चौलवासी साइन कर दोगे तो हमारी ये चौल रीडेवलपमेंट से बच जाएगी। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इस चौल की लीडर भी हो। तुम ही इन पेपर्स को अच्छे से पढ़ लो और सबसे साइन करवा लो। रजनी की बात सुनकर चौलवासी भी एक एक करके अनुपमा की ओर देखने लगते हैं। किसी के चेहरे पर भरोसा है, किसी की आंखों में डर, तो किसी के मन में उम्मीद कि शायद आज उनके घर सुरक्षित हो जाएंगे। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़कर कहती है, हाँ अनुपमा जी, आप ही पढ़ लीजिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कहेंगी हम आंख बंद करके वही करेंगे। बाकी लोग भी एक सुर में हामी भर देते हैं, हाँ अनु दीदी, आप हमारी आवाज है, आप गलत नहीं करेंगी। ये सुनकर अनुपमा का दिल भर आता है। वो जानती है कि इन लोगों ने उसे सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा माना है। रजनी देसाई भी बनावटी अपनापन दिखाते हुए कहती है, हाँ अनु, आराम से पढ़ लेना, समझ लेना और फिर साइन करवा लेना। हम इस चौल को कुछ नहीं होने देंगे। रजनी के शब्दों में भरोसे की मिठास थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चालाकी को कोई नहीं देख पा रहा था, सिवाय अनुपमा के, जिसके मन में पहले से ही हलचल मची हुई थी। फिर भी सबके भरोसे और जिम्मेदारी के बोझ के आगे वो सिर हिलाकर कहती है, हाँ रजनी, हम सबको तुम पर भरोसा है। मैं सब पढ़कर साइन करवा दूंगी और पेपर्स तुम्हें दे दूंगी। जैसे ही अनुपमा ये कहती है, रजनी और वरुण एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। दोनों की आंखों में जीत की चमक साफ झलक रही होती है, मानो उनका खेल लगभग पूरा हो चुका हो। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि अनुपमा उन दोनों के हाव भाव को गौर से देख रही है। वरुण का अचानक बदला हुआ व्यवहार, जरूरत से ज्यादा अच्छाई का दिखावा और रजनी का पराग कोठारी से बढ़ता मेलजोल, ये सारी बातें अनुपमा के दिल में एक गहरे शक को जन्म दे रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि शक के अलावा उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अनुपमा जब उन फाइलों को ध्यान से पढ़ती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि चौल को रीडेवलपमेंट से बचाने के लिए सभी चौलवासियों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। शब्दों को इस तरह घुमाया गया था कि पहली नजर में सब कुछ चौल के हित में ही लगता था। अनुपमा रजनी की बातों पर भरोसा करते हुए और चौल वासियों की उम्मीदों का भार उठाए एक एक करके सभी से साइन करवा लेती है। हर साइन के साथ उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर बढ़ता जाता है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि शायद वो बेवजह सोच रही है। आखिर रजनी ने अब तक खुले तौर पर कुछ गलत नहीं किया था। सारे कागज इकट्ठा करने के बाद अनुपमा सीधा रजनी के ऑफिस पहुंचती है। उसका मन भारी है, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारी का सुकून दिखाने की कोशिश करती है। वो फाइल आगे बढ़ाने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से एक तेज आवाज गूंजती है, रुक जाइए माँ। इस आवाज से पूरा माहौल सन्न हो जाता है। अनुपमा चौंक कर पीछे मुड़ती है और देखती है कि सामने प्रेम और राही खड़े हैं। प्रेम का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा होता है और राही की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा होता है। राही तेजी से आगे बढ़ती है और कांपती आवाज में कहती है, माँ, ये औरत आपको धोखा दे रही है। ये पेपर्स चौल को बचाने के नहीं है, ये चौल को तोड़कर रीडेवलपमेंट कराने के कागजात हैं। राही के मुंह से ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ से फाइल लगभग छूटने ही वाली होती है। वो अविश्वास भरी नजरों से राही को देखती है और कहती है, तुम क्या बोल रही हो राही? तुम्हारा दिमाग ठीक है? रजनी ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो तो चौल को टूटने से बचा रही है। अनुपमा का दिल मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने रजनी पर भरोसा किया था, एक दोस्त की तरह, एक अपने की तरह। तभी प्रेम बीच में बोल पड़ता है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। नहीं अनुमा, ये औरत एक नंबर की झूठी, मक्कार और धोखेबाज है। इसने पूर्वी छाया चौल के रीडेवलपमेंट के लिए मेरे पापा पराग कोठारी के साथ 50% का डील किया है। और सिर्फ यही नहीं, इसने अपने बेटे वरुण को जानबूझकर आपके पास भेजा ताकि वो आपका दिल जीत सके, भारती को अपने जाल में फंसा सके और आपकी मजबूरी का फायदा उठा सके। इतनी घटिया औरत है ये रजनी देसाई। प्रेम की बातें सुनकर रजनी का चेहरा पीला पड़ने लगता है, लेकिन वो अभी भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। अनुपमा कांपती आवाज में कहती है, प्रेम, राही, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रजनी मुझे धोखा दे रही है? तभी प्रेम आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ माँ,
मेरे पास सबूत है। मैंने अपने एक दोस्त को इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। उसी ने मुझे सब कुछ बताया। प्रेम अपने दोस्त को आगे बुलाता है। वो लड़का घबराया हुआ लेकिन सच्चाई कहने के लिए तैयार होता है। वो कहता है, अनुपमा जी, ये सच है। गौतम गांधी, पराग कोठारी, रजनी देसाई और वरुण, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये लोग मिलकर एक गेम खेल रहे थे ताकि आपको सच का पता ना चले, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर आपको ये सच्चाई मालूम हो गई तो आप कभी भी चौल को टूटने नहीं देंगी। इसलिए इन्होंने आपसे झूठ बोलकर इन पेपर्स पर साइन करवाए थे, ताकि बाद में इन्हीं साइन किए हुए कागजों को दिखाकर चौल तोड़ने और रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया जा सके। ये सुनते ही अनुपमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है, अपने भरोसे पर, अपनी सरलता पर। उसे याद आता है कि कैसे चौलवासी आंख बंद करके उस पर भरोसा कर रहे थे और वो अनजाने में उन्हीं के घर उजाड़ने के कागज थमा देती। उसका दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन उसी दर्द के बीच एक नई ताकत भी जन्म लेती है। वो गहरी सांस लेती है, फाइल को कसकर पकड़ती है और रजनी की ओर देखती है। उस नजर में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक माँ की आग होती है, जो अपने बच्चों और अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रजनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द बिखरने लगते हैं। अनुपमा उसे साफ साफ कहती है कि उसने न सिर्फ उसका भरोसा तोड़ा है, बल्कि पूरे चौल के लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। वो चौल सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी मेहनत और उनके सपनों का घर है। अब अनुपमा पूरी तरह समझ चुकी होती है कि ये लड़ाई सिर्फ कागजों की नहीं, बल्कि इंसानियत और लालच के बीच की है। वो तय कर लेती है कि चाहे उसे कोर्ट जाना पड़े, पुलिस बुलानी पड़े या पूरी दुनिया से अकेले लड़ना पड़े, वो पूर्वी छाया चौल को टूटने नहीं देगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां हर फैसला आने वाले कल को बदल सकता है। क्या अनुपमा रजनी देसाई को उसके धोखे की सजा दिलवाएगी और उसे जेल भिजवाएगी? क्या वो चौल को टूटने से बचा पाएगी और चौल वासियों के टूटते भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर रजनी किसी नई चाल के साथ फिर से खेल पलट देगी? सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी के अगले धमाकेदार मोड़ का इंतजार कीजिए, क्योंकि अब अनुपमा सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि अपने लोगों की ढाल बन चुकी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली जंग शुरू होती है। रजनी देसाई के ऑफिस में सन्नाटा पसरा होता है। अनुपमा की आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक अडिग संकल्प छुपा होता है। वो कांपते हाथों से फाइल टेबल पर पटक देती है और भारी आवाज में कहती है कि आज उसने सिर्फ कागज नहीं पढ़े, बल्कि अपनी दोस्ती की सच्चाई भी पढ़ ली है। रजनी अब भी खुद को बचाने की कोशिश करती है। कभी राजनीति की मजबूरी का रोना रोती है, तो कभी विकास के नाम पर अपने पाप को सही ठहराने की कोशिश करती है। लेकिन अनुपमा साफ कह देती है कि जिस विकास में लोगों के सिर से छत छिन जाए, वो विकास नहीं, अपराध होता है। ऑफिस में मौजूद वरुण चुपचाप खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलकता है, लेकिन वो अपनी माँ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अनुपमा वहां से निकलते वक्त रजनी को आखिरी चेतावनी देती है कि वो चौल वासियों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम भुगतेगी। बाहर निकलते ही प्रेम और राही उसे संभालते हैं। अनुपमा पहली बार अपने बच्चों के सामने टूटती है और कहती है कि उसने एक दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया और वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। राही उसकी हथेली थामकर कहती है कि गलती भरोसा करना नहीं, बल्कि धोखा देना होता है, और इस धोखे की सजा रजनी को जरूर मिलेगी। प्रेम भी ठान लेता है कि अब वो अपने पिता पराग कोठारी से सच छुपाएगा नहीं, चाहे इसके लिए उसे अपने ही घर में क्यों न खड़ा होना पड़े। इधर पूर्वी छाया चौल में खबर आग की तरह फैल जाती है कि रजनी देसाई ने सबको धोखा देने की कोशिश की थी। चौलवासी पहले तो डर जाते हैं कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अनुपमा ने आखिरी वक्त पर सच्चाई पकड़ ली और साइन किए हुए कागज वापस ले आई, तो उनकी आंखों में उसके लिए सम्मान और भरोसा और भी गहरा हो जाता है। बुजुर्ग महिलाएं अनुपमा को आशीर्वाद देती हैं, बच्चे उसे अपने चारों तरफ घेर लेते हैं और पुरुष कहते हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ अनुपमा की नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी छाया चौल की है। उसी रात चौल की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें तय होता है कि वे किसी भी हाल में रीडेवलपमेंट के नाम पर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन अनुपमा एक वकील से मिलती है और पूरे मामले की कानूनी जानकारी लेती है। वकील उसे बताता है कि अगर साइन किए हुए कागज कोर्ट में चले जाते तो मामला बहुत बिगड़ सकता था, लेकिन अब भी वक्त है।
अनुपमा उसी पल तय करती है कि वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि कानून के रास्ते से इस लड़ाई को लड़ेगी। वो चौल वासियों से सारे पुराने कागज, बिजली पानी के बिल, राशन कार्ड और पहचान पत्र इकट्ठा करवाती है ताकि ये साबित किया जा सके कि ये चौल अवैध नहीं बल्कि बरसों से बसी एक जिंदा बस्ती है। उसकी ये तैयारी रजनी देसाई तक भी पहुंच जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अनुपमा अब आसान शिकार नहीं है। रजनी देसाई की बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर मामला कोर्ट तक गया तो उसकी राजनीति, उसकी इज्जत और उसकी सारी डील्स सामने आ जाएंगी। वो वरुण पर गुस्सा निकालती है और उसे डांटती है कि वो अनुपमा के करीब जाकर भी उसका भरोसा पूरी तरह नहीं जीत पाया। वरुण पहली बार अपनी माँ के सामने बोल पड़ता है कि जो वो कर रही है वो गलत है। इस टकराव में रजनी का असली चेहरा और भी बेनकाब हो जाता है। वो पैसे और सत्ता के नशे में वरुण को भी धमकी देती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे भी इस खेल से बाहर कर देगी। इसी बीच प्रेम अपने पिता पराग कोठारी से मिलने जाता है। पराग अब तक यही समझ रहा होता है कि वो एक साधारण चौल पर बिल्डिंग बनाने जा रहा है, लेकिन जब प्रेम उसे बताता है कि वो चौल असल में अनुपमा की है, उसका घर है और वहाँ सैकड़ों लोगों की जिंदगी बसी हुई है, तो पराग को गहरा झटका लगता है। उसे याद आता है कि कैसे कभी उसने अनुपमा का अपमान किया था और आज फिर अनजाने में उसी के घर को उजाड़ने का हिस्सा बनने वाला था। पराग के भीतर इंसान और बिजनेसमैन के बीच जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ करोड़ों का फायदा है, दूसरी तरफ एक औरत का संघर्ष और सैकड़ों परिवारों का भविष्य। उधर रजनी देसाई आखिरी चाल चलने का फैसला करती है। वो अपने गुंडों के जरिए अनुपमा को डराने की कोशिश करती है। कभी उसे फोन पर धमकियां दिलवाती है तो कभी चौल के आसपास माहौल खराब करवाती है ताकि लोग डरकर खुद ही घर खाली करने को तैयार हो जाएं। एक रात कुछ असामाजिक तत्व चौल में आकर तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौलवासी एकजुट होकर उनका सामना करते हैं। अनुपमा सामने खड़ी होकर कहती है कि डराने से नहीं बल्कि सच्चाई से जीत होती है और अगर किसी को उनका घर चाहिए तो उसे पहले उनके हौसले तोड़ने होंगे, जो अब नामुमकिन है। ये घटना मीडिया तक पहुंच जाती है। न्यूज चैनल पर पूर्वी छाया चौल की खबर चलने लगती है और अनुपमा की तस्वीर एक जुझारू महिला के रूप में सामने आती है। जनता का समर्थन मिलने लगता है और रजनी देसाई की छवि पर सवाल उठने लगते हैं। उसकी पार्टी के लोग भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। कोर्ट में मामला जाता है और पहली सुनवाई में जज सख्त रुख अपनाते हैं। रजनी के झूठे कागज और चालाकी उजागर होने लगती है। कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करता है और चौल तोड़ने पर रोक लग जाती है। इसी दौरान पराग कोठारी कोर्ट में अनुपमा के पक्ष में खड़ा हो जाता है। वो जज के सामने स्वीकार करता है कि उसे इस प्रोजेक्ट की सच्चाई नहीं बताई गई थी और अब वो इस डील से खुद को अलग कर रहा है। ये सुनकर रजनी देसाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सबसे बड़ा सहारा अब उससे दूर हो चुका होता है। अनुपमा पराग की ओर देखती है। उसकी आंखों में शिकायत भी होती है और एक सवाल भी, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है कि देर से सही उसने सही का साथ तो दिया। ये मोड़ रजनी देसाई के पतन की शुरुआत बन जाता है। जांच बैठती है, उसकी बाकी प्रॉपर्टी डील्स की भी जांच होने लगती है और धीरे धीरे उसका राजनीतिक रसूख खत्म होने लगता है। वहीं अनुपमा और चौलवासी एक नई उम्मीद के साथ खड़े होते हैं। ये लड़ाई उन्हें सिखा जाती है कि घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ और भरोसा होता है। अनुपमा अपने आंगन में खड़ी होकर चौल की ओर देखती है और मन ही मन कहती है कि उसने सिर्फ एक चौल नहीं बचाई बल्कि सैकड़ों सपनों को टूटने से बचा लिया। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। रजनी देसाई अब भी हार मानने वालों में से नहीं है। जेल जाने से पहले भी वो कोई आखिरी चाल चलेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। वहीं अनुपमा भी जानती है कि ये जंग आसान नहीं थी और आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसके बच्चे हैं, चौलवासी हैं और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर जाग चुकी वो शक्ति है जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानती। आगे की कहानी में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्याय पूरी तरह जीत पाएगा और क्या अनुपमा अपने संघर्ष से समाज को एक नई दिशा दे पाएगी, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ एक चौल की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत करता है। कहानी अब एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां जीत की खुशी के साथ साथ खतरे की आहट भी साफ सुनाई देने लगती है। कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद पूर्वी छाया चौल में पहली बार चैन की सांस जरूर ली जाती है, लेकिन अनुपमा जानती है कि रजनी देसाई जैसी औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उस रात चौल के आंगन में दीप जलाए जाते हैं, महिलाएं भजन गाती हैं और बच्चे हंसते खेलते नजर आते हैं।
लेकिन अनुपमा की आंखों में नींद नहीं होती। वो बालकनी में खड़ी अंधेरे में दूर कहीं खोई हुई सोचती रहती है कि ये सन्नाटा शांति का है या किसी नए तूफान से पहले की खामोशी। इधर रजनी देसाई अपने आलीशान घर में बेचैनी से टहल रही होती है। उसका मोबाइल लगातार बज रहा होता है, कभी पार्टी के नेताओं के फोन, कभी मीडिया के सवाल और कभी जांच एजेंसियों के नोटिस। उसका गुस्सा अब डर में बदल चुका होता है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने वकीलों और भरोसेमंद लोगों की मीटिंग बुलाती है और साफ शब्दों में कहती है कि अनुपमा को किसी भी कीमत पर पीछे हटाना होगा। उसे लगता है कि अगर अनुपमा टूट गई तो चौलवासी अपने आप बिखर जाएंगे। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म लेती है, अनुपमा को बदनाम करने की। अगले ही दिन सोशल मीडिया और कुछ लोकल चैनलों पर खबरें चलने लगती हैं कि अनुपमा ने चौल के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और उसमें घोटाला किया है। कुछ फर्जी दस्तावेज और पुराने वीडियो क्लिप्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। चौलवासी घबरा जाते हैं। कुछ पल के लिए उनके मन में भी सवाल उठने लगते हैं, लेकिन अनुपमा सबको आंगन में इकट्ठा कर साफ कहती है कि सच को झूठ से दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। वो सभी को भरोसा दिलाती है कि वो हर आरोप का जवाब कानून और सच्चाई से देगी। उसकी ये दृढ़ता लोगों के डगमगाते कदमों को फिर से मजबूत कर देती है। इसी बीच पराग कोठारी भी अंदर ही अंदर बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी में हमेशा फायदे नुकसान का हिसाब लगाया, लेकिन कभी इंसानों की कीमत नहीं समझी। वो अनुपमा से मिलने चौल आता है। उसका वहां आना ही सबको चौंका देता है। अनुपमा पहले तो उसे देखकर चुप रह जाती है, लेकिन पराग हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने अनजाने में गलत लोगों का साथ दिया और अब वो उस गलती को सुधारना चाहता है। अनुपमा उसे साफ कहती है कि माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। पराग वादा करता है कि वो कोर्ट में ही नहीं बल्कि बाहर भी सच का साथ देगा। रजनी देसाई को जब ये खबर मिलती है कि पराग अब खुलकर अनुपमा के साथ खड़ा है, तो उसका आखिरी सहारा भी टूट जाता है। वो गुस्से में अपना आपा खो देती है और वरुण पर हाथ उठा देती है। वरुण पहली बार अपनी मां के सामने डट कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो अब और गलत का साथ नहीं देगा। वो पुलिस के पास जाकर पूरी साजिश की जानकारी देने को तैयार हो जाता है। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि अगर वो चुप रहा तो कई बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वरुण का बयान केस को नई दिशा दे देता है। जांच एजेंसियां रजनी देसाई के घर और ऑफिस पर छापे मारती हैं। करोड़ों की काली कमाई, फर्जी प्रॉपर्टी डील्स और नेताओं बिल्डरों की मिली भगत के सबूत सामने आने लगते हैं। मीडिया में रजनी का नाम अब एक भ्रष्ट नेता के तौर पर उछलने लगता है। वही औरत जो कभी मंच से विकास की बातें करती थी, अब हथकड़ी में कैमरों के सामने खड़ी होती है। ये खबर जब चौल तक पहुंचती है तो लोगों की आंखों में सुकून के आंसू आ जाते हैं। लेकिन रजनी की गिरफ्तारी के साथ ही खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसके गुर्गे अब भी बाहर होते हैं और वो जेल से भी अपने लोगों को इशारे भेजती रहती है। एक दिन अनुपमा को किडनैप करने की कोशिश होती है। रास्ते में गाड़ी रोककर कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौलवासी और प्रेम समय पर पहुंच जाते हैं। पुलिस भी मौके पर आ जाती है और आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। इस घटना के बाद अनुपमा थोड़ी देर के लिए टूट जरूर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि डर के आगे झुकना उसकी फितरत नहीं है। कोर्ट में अगली सुनवाई ऐतिहासिक साबित होती है। जज रजनी देसाई को सख्त शब्दों में फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि राजनीति सेवा के लिए होती है, लूट के लिए नहीं। कोर्ट न सिर्फ पूर्वी छाया चौल को तोड़ने पर स्थायी रोक लगाता है, बल्कि चौल वासियों को कानूनी मालिकाना हक देने की प्रक्रिया भी शुरू करने का आदेश देता है। ये फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करती है और मन ही मन उन सभी लोगों को याद करती है जिन्होंने उस पर भरोसा किया। इस फैसले के बाद चौल में जश्न का माहौल होता है, लेकिन अनुपमा सबको समझाती है कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने हक के लिए खड़ा होता है। वो चाहती है कि ये चौल सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक उदाहरण बने जहाँ लोग एक दूसरे का सहारा बने। पराग कोठारी भी चौल के विकास के लिए एक ईमानदार योजना लेकर आता है, जिसमें किसी को उजाड़े बिना मरम्मत और सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है। इस बार सारे फैसले चौल वासियों की सहमति से लिए जाते हैं। समय के साथ साथ अनुपमा की लड़ाई समाज तक पहुंचती है। कई बस्तियों और चौलों के लोग उससे सलाह लेने आने लगते हैं। वो उन्हें सिखाती है कि डरने से नहीं, जागरूक होने से बदलाव आता है। उसकी पहचान अब सिर्फ एक गृहिणी या चौलवासी महिला की नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी औरत की बन जाती है जिसने सिस्टम से टकराकर भी अपनी इंसानियत नहीं खोई।
जेल में बैठी रजनी देसाई अखबार में अनुपमा की तस्वीर देखती है। उसके चेहरे पर पछतावे और नफरत का मिला जुला भाव होता है। वो समझ जाती है कि जिस औरत को उसने कमजोर समझा था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ अनुपमा अपने घर की दहलीज पर खड़ी सुबह की धूप में चौल को देखती है। बच्चों की हंसी, महिलाओं की बातें और बुजुर्गों की दुआएं सब मिलकर उसे एहसास दिलाते हैं कि उसने सही रास्ता चुना। कहानी यहाँ एक नई उम्मीद के साथ ठहरती है। ये ठहराव अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसे समाज की जहाँ विकास और इंसानियत साथ चले। अनुपमा जानती है कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसने सीख लिया है कि जब सच और हौसला साथ हो तो सबसे बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। और यही इस कहानी का असली संदेश बन जाता है कि लड़ाई अकेले नहीं, साथ मिलकर लड़ी जाए तो जीत सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि यादगार भी बन जाती है। कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां जीत के बाद की जिम्मेदारियां और संघर्ष अनुपमा के सामने पहले से भी बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूर्वी छाया चौल में जो सुकून लौटा था, वो धीरे धीरे एक नई बेचैनी में बदलने लगता है। वजह साफ थी, अब जौल सुरक्षित तो हो गई थी, लेकिन उसे एक मिसाल बनाने की राह आसान नहीं थी। अनुपमा समझती थी कि अगर इस जीत को सही दिशा नहीं दी गई तो ये सिर्फ एक अस्थायी राहत बनकर रह जाएगी। कुछ ही दिनों में अनुपमा चौल की पहली आधिकारिक बैठक बुलाती है, जहां सिर्फ संकट नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं पर बात होनी थी। आंगन में बैठी भीड़ पहले से अलग थी। अब यहाँ डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। अनुपमा सबके सामने कहती है कि अब वक्त है सिर्फ बचाव का नहीं बल्कि निर्माण का। वो चाहती है कि पूर्वी छाया चौल में साफ पानी, बेहतर सीवरेज, बच्चों के लिए पढ़ाई का स्थान और महिलाओं के लिए स्वावलंबन का केंद्र बने। उसकी बातें सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन कुछ बुजुर्ग ये सवाल भी उठाते हैं कि इतने बड़े बदलाव के लिए पैसा और समर्थन कहाँ से आएगा। इसी सवाल के साथ कहानी एक और मोड़ लेती है। अनुपमा तय करती है कि वो किसी नेता या बड़े बिल्डर पर निर्भर नहीं रहेगी। वो स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं से संपर्क शुरू करती है। राही सोशल मीडिया के जरिए चौल की कहानी लोगों तक पहुंचाती है, जबकि प्रेम कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। धीरे धीरे पूर्वी छाया चौल एक आंदोलन का रूप लेने लगती है, एक ऐसा आंदोलन जो दिखाता है कि आम लोग भी संगठित होकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। पर ये राह कांटों से खाली नहीं थी। रजनी देसाई भले ही जेल में थी, लेकिन उसकी सियासी जड़ें अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। उसके कुछ समर्थक गुपचुप तरीके से चौल के खिलाफ माहौल बनाने लगते हैं। नगर निगम के कुछ अधिकारी अचानक निरीक्षण के नाम पर चौल में आकर छोटी छोटी कमियां निकालने लगते हैं। कहीं बिजली का नोटिस, कहीं पानी का, तो कहीं स्वच्छता का। चौलवासी घबरा जाते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें समझाती है कि ये दबाव की राजनीति है और इससे डरने की जरूरत नहीं। इसी बीच पराग कोठारी का किरदार भी और गहराता जाता है। वो सचमुच अपने वादे पर खरा उतरने की कोशिश करता है। वो अपने कुछ भरोसेमंद इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को चौल भेजता है, जो बिना तोड़फोड़ के मरम्मत और सुधार की योजना तैयार करते हैं। लेकिन ये कदम पराग के लिए भी आसान नहीं होता। उसके पुराने बिजनेस पार्टनर उसे कमजोर समझने लगते हैं और कुछ बड़े प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेते हैं। पहली बार पराग को एहसास होता है कि सही रास्ता अक्सर अकेलापन भी साथ लाता है। इधर रजनी देसाई जेल में बैठकर भी चैन से नहीं रहती। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि अनुपमा उसकी हार को समाज के लिए प्रेरणा बना रही है। वो अपने वकील के जरिए जमानत की कोशिश तेज कर देती है और बाहर आते ही बदला लेने की कसम खाती है। उसे लगता है कि अगर वो सीधे अनुपमा को नहीं तोड़ पाई तो उसके परिवार और उसके आंदोलन को निशाना बनाना होगा। ये सोच कहानी को फिर से एक खतरनाक दिशा में ले जाती है। एक रात पराग पर हमला होता है। कुछ अज्ञात लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं और साफ संकेत देते हैं कि वो अनुपमा का साथ छोड़ दे। ये खबर जब अनुपमा तक पहुंचती है तो उसका दिल कांप उठता है। एक माँ के रूप में वो पहली बार खुद से सवाल करती है कि क्या ये लड़ाई उसके बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ रही है। लेकिन प्रेम खुद आगे आकर कहता है कि अगर वो अब पीछे हटा तो ये अन्याय के आगे घुटने टेकने जैसा होगा। उसकी ये बात अनुपमा को अंदर से तोड़ती भी है और मजबूत भी। इस घटना के बाद अनुपमा आंदोलन को और संगठित करने का फैसला लेती है। वो सिर्फ पूर्वी छाया चौल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आसपास की दूसरी बस्तियों को भी जोड़ने लगती है। एक साझा मंच बनता है जहां लोग अपने हक, अपने घर और अपने सम्मान की बात करते हैं। मीडिया फिर से सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार खबरें आरोपों की नहीं बल्कि बदलाव की होती हैं।
अनुपमा की छवि अब एक सामाजिक नेता की बन जाती है, बिना पद, बिना सत्ता, सिर्फ सच्चाई और संघर्ष के दम पर। जेल में बैठी रजनी देसाई ये सब देखती है और अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने में होती है। एक भरोसा जो उसने हमेशा खोया। जमानत मिलने के बावजूद उसका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका होता है। पार्टी उसे किनारे कर देती है और पुराने समर्थक मुंह फेर लेते हैं। बाहर आकर वो एक बार अनुपमा से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है। वो कहती है कि कुछ रिश्ते और कुछ विश्वास एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। कहानी का अगला चरण एक भावनात्मक मोड़ लाता है। चौल में बच्चों के लिए एक छोटा सा लाइब्रेरी और महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र शुरू होता है। उद्घाटन के दिन अनुपमा मंच पर नहीं चढ़ती, बल्कि पीछे खड़ी रहकर सबको आगे बढ़ते देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, संतोष के होते हैं। उसे लगता है कि शायद यही उसकी जीत का असली अर्थ है, दूसरों को आगे बढ़ते देखना। पर कहानी यहाँ भी ठहरती नहीं। एक दिन नगर निगम की तरफ से एक नई योजना आती है, जिसमें कहा जाता है कि शहर के विकास के लिए कुछ इलाकों को स्मार्ट रीजन घोषित किया जाएगा। पूर्वी छाया चौल भी उस नक्शे में शामिल होती है। चौलवासी फिर से डर जाते हैं कि कहीं इतिहास खुद को दोहराने ना लगे। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं होती। पूरा संगठन, वकील, मीडिया और आम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। वो कहती है कि वो विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन ऐसे विकास के खिलाफ है जिसमें इंसान पीछे छूट जाए। इस संघर्ष के बीच अनुपमा खुद भी बदल चुकी होती है। अब वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि नीति और योजना के साथ आगे बढ़ती है। वो प्रशासन के साथ बैठकर शर्तें तय करती है। पुनर्विकास तभी होगा जब हर परिवार की सहमति, पुनर्वास और सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। ये शर्तें पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाती हैं। कई जगहों पर इसी मॉडल को अपनाने की बात होने लगती है। कहानी के इस पड़ाव पर अनुपमा एक शाम फिर अपनी बालकनी में खड़ी होती है। इस बार अंधेरा उसे डराता नहीं। नीचे चौल में रोशनी है, आवाजें हैं, जिंदगी है। वो सोचती है कि ये सफर आसान नहीं था और आगे भी नहीं होगा, लेकिन अब उसे भरोसा है अपने लोगों पर, अपने फैसलों पर और खुद पर। वो जानती है कि हर जीत के बाद एक नई परीक्षा आती है, लेकिन वो भी तैयार है। कहानी एक गहरे लेकिन उम्मीद से भरे सवाल पर आकर ठहरती है। क्या अनुपमा इस आंदोलन को एक स्थायी बदलाव में बदल पाएगी? क्या सिस्टम सचमुच आम आदमी की आवाज सुनेगा, या फिर हर बार की तरह नई चुनौतियां खड़ी करेगा? और सबसे अहम, क्या समाज उस रास्ते को चुनेगा जहां विकास और इंसानियत एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हो? आने वाली कड़ियों में यही सवाल इस कहानी को और ऊंचाई देगा, क्योंकि अब ये सिर्फ पूर्वी छाया चौल की कहानी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन चुकी है जो अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत करता है।